पुराने और नए जमाने की बहू की शादी ड्रेस। एक दो, एक दो। मम्मी मेरे लिए सोया मिल्क तैयार कर दे। सृष्टि अपनी बालकनी में एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी उसकी नजर अपने घर के सामने बने कच्चे घर के आंगन पर पड़ी, जहां सौदामिनी बैठी हुई चूल्हे पर पराठे बना रही थी। इसे देखो, अपनी हेल्थ की कोई परवाह ही नहीं है। रोज रोज नाश्ते में पराठे बनाकर खाती है और अपने परिवार को भी खिलाती है। कुछ ही देर में सृष्टि की माँ सोया मिल्क से भरी एक बोतल लेकर सृष्टि के पास पहुंची। ये ले सृष्टि बेटा, किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। शुक्रिया माँ। ओए सौदामिनी, रोज रोज पराठे खाओगी तो मोटी हो जाओगी। सृष्टि की आवाज सुनकर सौदामिनी ने उसकी तरफ देखा। अरे सृष्टि जी नमस्कार, कैसी हैं आप? तुम्हारा बोलना मुझे बिल्कुल किसी न्यूज रिपोर्टर के जैसे लगता है। मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ तुमसे कि मुझे नमस्कार मत किया करो। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की नहीं हूँ, और तुमने इतनी गर्मी में भी इतना भारी लहंगा चोली पहन रखा है। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? लेकिन सृष्टि जी, लोगों को नमस्कार करना तो हमारा पारंपरिक तरीका है और हमें अपनी परंपराओं और संस्कारों का पालन करना चाहिए। और एक घाघरा चोली तो मैं बचपन से पहनती हूँ, अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मुझे लगता है भगवान जी ने तुम्हें गलती से कलयुग में भेज दिया। नहीं सृष्टि जी, भगवान जी ऐसी गलती कभी नहीं करते। ठीक है, मैंने मान लिया। इतना कहकर सृष्टि वहां से चली गई। सृष्टि नहा धोकर नाश्ता करके अपने काम पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ माँ जी, दही खत्म हो गई है, अब मैं लस्सी कैसे बनाऊं? क्या बेटा, तूने मटके में दही नहीं जमाई क्या? तुझे तो पता ही है ना कि हम बाहर की अशुद्ध दही नहीं खा सकते। जा जल्दी से मटके में दही जमा ले, आज हम दूध पीकर ही काम चला लेंगे। इसके बाद सौदामिनी ने मिट्टी के कुल्हड़ों में पूरे परिवार के लिए दूध किया और मटके में दही जमाई। फिर सौदामिनी गंदे बर्तनों को नल पर धोने बैठ गई। सौदामिनी उन्हें साबुन के बजाय राख और ईंटों के टुकड़े से धो रही थी। बर्तन धोते हुए उसकी नजर काम पर से आती सृष्टि पर पड़ी, जो कि लंगड़ा कर चल रही थी। सौदामिनी जल्दी से सृष्टि के पास गई। अरे सृष्टि जी, आप ऐसे लंगड़ाकर क्यों चल रही हैं? क्या हो गया? तुमसे अपने काम से मतलब नहीं रखा जाता है? मुझ पर कम ध्यान दिया करो। अरे ऐसा नहीं है, आप हमारी पड़ोसी हैं और हमें पड़ोसियों की इज्जत मान के उनका ख्याल भी रखना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सब सिखाया है। मुझे काम से आती है, तुम्हारे लेक्चर नहीं सुनने हैं। और हाँ, माँ पैर को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मेरी चप्पल टूटी है, इसलिए मैं इस तरह चल रही हूँ। अरे नहीं, क्या आप सुबह दही शक्कर खाकर नहीं गई थी? शायद इसीलिए आपके साथ ये अपशगुन हो गया। मुझे बख्श दे सौदामिनी जी, मेरी सिर्फ चप्पल टूटी है, जिसकी जगह मैं दूसरी चप्पल ले लूंगी। ये कहकर सृष्टि लंगड़ाती हुई घर में चली गई। कुछ दिन बीते और सृष्टि के घर उसे देखने रिश्ते वाले वहां आए। सृष्टि की माँ उसे अच्छे से तैयार करके उनके सामने लेकर गई। सृष्टि मॉडर्न स्टाइल में कुर्ती और लेगिंग पहने हुए थी। कितनी सुंदर है आपकी बेटी, मॉडर्न जमाने और संस्कारों का बिल्कुल परफेक्ट मिश्रण है। मेरी बेटी सिर्फ आज के जमाने के साथ साथ चलते हुए भी अपने संस्कारों को नहीं भूलती। इसकी सोच मॉडर्न है, लेकिन इसका पहनावा बिल्कुल भारतीय नारी की ही तरह है। अगर सूट के साथ एक दुपट्टा भी गले में डाल लेती तो और अच्छी लगती। बिना दुपट्टे के तो हर भारतीय पोशाक अधूरी है, सिवाय साड़ी के। माँ जी को ना जाने किस तरह की बहू चाहिए। कितनी सुंदर तो लग रही है सृष्टि इन कपड़ों में, और इनकी नजर अभी भी उसने कमियां निकाल रही हैं। रिश्ते वाले सृष्टि को पसंद करके रिश्ता पक्का करके वापस घर के लिए निकल रहे थे कि तभी वृंदा के कानों में कहीं से एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वृंदा ने जब उस आवाज की दिशा में नजर घुमाई तो उसने देखा कि सामने एक कच्चा घर बना हुआ था, जिसमें एक लड़की बैठी हुई हांडी में माखन बना रही थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। कितनी सुरीली आवाज है, कितना अच्छा गा रही है, साथ ही कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, और हांडी में माखन भी बना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जवानी देख रही हूँ। वृंदा से ये सब देखकर रुका नहीं गया और वो सौदामिनी के पास पहुंची। बेटी, क्या तू इस हांडी में माखन बना रही है? अचानक से आवाज सुनकर सौदामिनी ने वृंदा की तरफ देखा और खड़ी हो गई। प्रणाम माँ जी, आप खड़ी क्यों हैं? रुकिए, मैं आपके लिए एक चटाई बिछा देती हूँ। सौदामिनी घर से चटाई लेकर आई और फिर उसने वृंदा को पानी पिलाया, और ये सब वृंदा के परिवार वाले पीछे से देख रहे थे।
वृंदा की नजर सौदामिनी के कच्चे घर को निहार रही थी, जहां पर मिट्टी, लोहे के बर्तन, बैठने के लिए चटाई, मिट्टी की दरी, मिट्टी की कच्ची रसोई और उसमें रखा मिट्टी का चूल्हा। ये सब देखकर वृंदा को अपने पुराने दिन याद आने लगे। तभी कहिए माँ जी, आप कौन हैं और हमारी कुटिया में आपका कैसे आना हुआ? सच में तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। यकीन नहीं होता कि आज के जमाने में तुम्हारे जैसी लड़कियाँ मौजूद हैं। ये सब देखकर पीछे से सरला बोली, माँ जी, आप इतनी गर्मी में इस मिट्टी के घर में क्यों आकर बैठ गई हैं? चलिए जल्दी से घर चलते हैं। तुम सभी यहाँ अंदर आओ, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वृंदा ने सभी को सौदामिनी के घर के अंदर बुला लिया। ये सभी मेरे परिवार के लोग हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए बैठ जाइए, मैं आप सभी के लिए पानी लेकर आती हूँ। पता नहीं माँ जी के मन में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे तो घबराहट हो रही है। मैं यहाँ पास में अपने पोते का रिश्ता लेकर आई हुई थी और वापस आते समय मेरी नजर तुम पर पड़ गई। मैंने देखा कि तुम हांडी में माखन बना रही थी। ये देख मुझसे रुका नहीं गया और मैं तुम्हारे पास चली आई। माँ जी को ना जाने क्या दिक्कत है, हम सभी को इस मिट्टी की कुटिया में लाकर बिठा दिया। कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर, मेरी तो हालत ही खराब हो रही है। आप सभी को गर्मी लग रही होगी, मैं अभी आपके लिए ठंडी लस्सी बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद सौदामिनी सभी के लिए कुल्हड़ों में भरकर लस्सी लेकर आई, जो कि वाकई बहुत स्वादिष्ट थी। अरे वाह, मजा आ गया। आजकल तो सब लोग सिर्फ काले पीले शरबत पीने को मिलते हैं, लेकिन इस लस्सी ने तो मेरे दिल को खुश कर दिया। सच में इस लस्सी ने तो मुझे पुराने दिन याद दिला दिए। बाकी सबको भी लस्सी काफी पसंद आई। तभी बाहर से मटके में पानी भरकर सौदामिनी की माँ वहां पहुंची। वो अपने घर में इतने सारे लोगों को बैठा देखकर हैरान हो गई। नमस्कार, आप जरूर इस लड़की की माँ होंगी। जी नमस्कार नमस्कार, हाँ मैं सौदामिनी की माँ हूँ। सौदामिनी कितना अच्छा नाम है, तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और इन्होंने लस्सी भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाई है। शुक्रिया जी शुक्रिया। मेरी बेटी ने अपने हाथों से दही जमाई और दूध भी एकदम शुद्ध है, क्योंकि इसने अपने हाथों से हमारी गाय का दूध काढ़ा है। ऐसे में लस्सी तो अच्छी बनेगी ही ना। फिर सौदामिनी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। थोड़ी देर में वृंदा बोली, मैं यहाँ अपने बड़े पोते का रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन सौदामिनी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे इसमें अपनी ही छवि दिखाई देती है। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं अपने पोते के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग सकती हूँ? इस पर सभी चौंक गए। इस बात का किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। कहाँ वो अभी अपने बड़े बेटे का रिश्ता पक्का करके आए थे और यहाँ वृंदा ने छोटे बेटे के रिश्ते की बात छेड़ दी। ये क्या माँ जी, इस गंवार लड़की को हमारे घर की बहू बनाने की सोच रही हैं, वो भी मेरे छोटे बेटे के लिए। अगर आप सभी राजी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये रिश्ता तो भगवान की तरफ से आया है। हम गरीबों ने कहाँ कभी सोचा कि हमारी कुटिया में इतने बड़े दर्जे के अमीर लोग हमारी बेटी का हाथ मांगने आएंगे। भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे खुशी है कि आपको कोई एतराज नहीं है। बस मैं एक बार अपने पोते तुषार और सौदामिनी की सहमति चाहती हूँ। लेकिन माँ जी, एकदम चुप। इस मामले में तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए। अगर माँ को ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाऊंगी। मुझे पता है मेरी माँ हमेशा मेरे लिए अच्छा ही करेंगी। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे रोज इतनी टेस्टी लस्सी पीने को मिले तो। कितना नादान है मेरा बेटा, इसे पता नहीं कि इस गंवार लड़की से शादी करके इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सभी को सौदामिनी पसंद आई और वृंदा सौदामिनी का रिश्ता पक्का करके चली गई। लेकिन वहीं बेबस होकर चुप बैठी सरला को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। कुछ ही दिन बीते और अब दोनों बेटों की शादी का सिलसिला उठ गया। वृंदा को सौदामिनी को अपनी बहू बनाकर लाने की काफी जल्दी थी। वहीं सृष्टि को पता भी नहीं था कि उसकी पड़ोसन उसकी देवरानी बनने जा रही है। फिर शादी वाले दिन, अरे जरा देखो तो सही, कितना सुंदर लहंगा पहना सरला की छोटी बहू ने। वो सही कह रही हो, शीशों और झुमकों से बना लहंगा तो एकदम ही अलग लग रहा है, वरना आजकल कहाँ इस तरह के पहनावे देखने को मिलते हैं। सौदामिनी राजस्थानी घाघरा चोली पहनकर दुल्हन बनी हुई थी। उसके घाघरे पर शीशे, मोती, नग और झुमकों की कढ़ाई हुई थी, जिससे उसके लहंगा अलग ही दमक रहा था। ऊपर से सौदामिनी ने एक शीशों और झुमकों से चमकते हुए बड़े दुपट्टे का घूंघट किया हुआ था, जिससे सृष्टि उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। तो ये है मेरी देवरानी जी। ये भला किस तरह के कपड़े पहने हुए इसने? अरे मुझे देखी देखी सी क्यों लग रही है। विवाह संपन्न होने के बाद दोनों बहुएं अपने ससुराल आ गईं और सरला ने उनका गृह प्रवेश किया। बहू, अब तो तू ससुराल में आ गई, कम से कम अब तो घूंघट हटा ले।
बिल्कुल नहीं, मेरी बहू को पता है कि हमारी अभिवादन परंपराओं का किस तरह पालन किया जाता है, उसे घूंघट में ही रहने दो। वृंदा की बात सुनकर सरला पीछे हट गई। गृह प्रवेश के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में गईं और सृष्टि अपने बेड पर बैठकर ख्यालों में खो गई। न जाने क्यों मेरी देवरानी मुझे देखी देखी सी लग रही है, इतनी संस्कारी, परंपराओं का पालन करने वाली। कहीं ये सौदामिनी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि मैं क्या सोच रही हूँ, सौदामिनी कभी ऐसे आलीशान ससुराल की बहू नहीं बन सकती। यह बात सृष्टि को पूरी रात परेशान करती रही और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। फिर अगले दिन, सृष्टि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। घर के नौकर खाना बना देंगे और तुम सिर्फ उसमें चम्मच चला देना। अरे वाह, कमाल है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सृष्टि खुश हो ही रही थी कि तभी वहां सौदामिनी भारी से घाघरा चोली पहने घूंघट करके आई। नमस्ते माँ जी। अरे बहू, अब क्या तू सारा दिन सारी रात घूंघट करके ही रहेगी? आज तेरी पहली रसोई है, तुझे सबके लिए नाश्ता बनाना होगा। इस घूंघट को खोल, वरना कुछ कर नहीं पाएगी। हाँ देवरानी जी, आप घूंघट हटा दीजिए, क्योंकि इस घूंघट की वजह से मैंने अभी तक आपका चेहरा भी नहीं देखा है। माफ कीजिएगा माँ जी और जेठानी जी, मेरी माँ ने कहा था कि ससुराल में कहीं भी बिना घूंघट करे नहीं जाना है। मैं अपनी माँ की सारी बातों का पालन करती हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं हटाऊंगी। अब तो मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। मुझे किसी न किसी तरह पता लगाना होगा कि मेरी देवरानी आखिर है कौन। सृष्टि सोच ही रही थी कि तभी, माँ जी, मुझसे ऐसी रसोई में काम करना नहीं आता है। क्या घर में मिट्टी का चूल्हा नहीं? तुझे क्या लगता है हमारे इतने आलीशान घर में तुझे मिट्टी का चूल्हा मिलेगा? हाँ, अगर तुझे खाना बनाना है तो यहीं इसी रसोई में बना, नहीं तो तेरी कोई पहली रसोई की रस्म नहीं होगी। ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नई बहू से इस तरह बात करने की? और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में किसी का राज नहीं चल सकता, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही होगा। इसके बाद तुरंत ही वृंदा ने घर के नौकरों से एक कमरे में मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी और लोहे के बर्तनों का इंतजाम कराया। सुनो बहू, तुम यहाँ आराम से खाना बना सकती हो और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो घर के किसी भी नौकर को बोल देना। ठीक है माँ जी। इसके बाद सौदामिनी घूंघट करके ही मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया। साथ ही उसने मटके से दही ली और लस्सी भी तैयार की। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि बिना खुश करे रसोई में बैठी हुई थी। खाना नौकर बना रहे थे और अब उसे सिर्फ उसने चम्मच चलाना था। कुछ देर में खाना बनने के बाद दोनों बहुओं ने ससुराल वालों को अपना अपना खाना परोसा। सौदामिनी अभी भी घूंघट ही करे हुए खड़ी थी। वाह, ये गोभी के पराठे किसने बनाए हैं भाई? और साथ में घी और चटनी। ओहो, कितने दिन बाद ऐसा स्वाद चखने को मिला है। अरे, ये जरूर सौदामिनी ने ही बनाया होगा, है ना सौदामिनी? जी, ये मैंने ही बनाया है। मैं अपने घर से अपनी पहली रसोई के लिए अपने हाथों से बना घी और अपने खेत की कुछ ताजी सब्जियां लेकर आई थी और आज सुबह ही मेरे मटके में ताजा दही बनकर तैयार हुई है, इसलिए मैंने उससे आप सभी के लिए लस्सी भी बनाई है। अरे वाह, लस्सी! तुषार तो भी बड़ा ही नादान है, भला लस्सी पर भी कोई इतना खुश होता है? खुश होने में कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस लस्सी में बहू के हाथों से बनी दही डली हुई है और यह खाना खाकर तो मेरी सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। सौदामिनी बहू, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सभी इसी की तारीफ किए चले जा रहे, मेरे खाने पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। दादी माँ जी, जरा मेरा बना खाना भी तो खाकर देखिए। कौन सा खाना बनाया तुमने? तैयार हुए खाने में चम्मच चलाने को खाना बनाना नहीं कहते। इस पर सृष्टि काफी शर्मिंदा हुई। फिर वृंदा ने दोनों बहुओं को शगुन दिया, जिसमें उसने सृष्टि को एक डायमंड का हार और सौदामिनी को अपने पुश्तैनी कंगन दिए, जिनकी कारीगरी लाजवाब थी। वो पुश्तैनी कंगन उस हीरों के हार से काफी महंगे थे। ये सब देख सृष्टि का खून खौलने लगा और अनजाने में ही उसे अपनी देवरानी से नफरत हो गई। इस गवारन का तो कोई इलाज करना ही होगा, नहीं तो ये इस तरह ससुराल में अपने पैर जमा लेगी और मैं कहीं पीछे रह जाऊंगी। अगले दिन सृष्टि सौदामिनी को नीचा दिखाने के लिए योजना बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ वृंदा ने सभी परिवार वालों को आंगन में इकट्ठा किया। मैं अपनी दोनों बहुओं के घर में आने से काफी खुश हूँ, इसलिए मैं आज घर में एक पूजा का कार्यक्रम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम में हमारे सभी रिश्तेदार शामिल हो। सभी नौकरों को बोल दो कि शाम तक सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। पूजा का कार्यक्रम, ये तो अच्छा मौका है इस गवारन को नीचा दिखाने का। इसके बाद घर में पूजा की तैयारियां होने लगी। दोनों बहुएं मिलकर घर की सफाई कर रही थी। सृष्टि वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर को साफ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सौदामिनी घूंघट करे हुए झाड़ू से घर को साफ कर रही थी। आज तो मैं इसका चेहरा देख कर हूँ,
अरे ऐसा भी क्या पर्दा कि घर वालों को ही चेहरा ना देखने को मिले। ये सोचकर सृष्टि सौदामिनी के पास गई और उसके पल्लू पर पांव रख दिया, जिससे उसका घूंघट खुल गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। सौदामिनी, तुम मेरी देवरानी हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। यही सच है, घूंघट की वजह से आप मेरा चेहरा देख नहीं पाई। इस पर सृष्टि को बहुत बड़ा झटका लगा और वो गुस्से में वहां से चली गई, जिस वजह से सौदामिनी को अकेले ही पूरे घर की सफाई करनी पड़ी। उसने फिर से घूंघट करके पूरे घर की सफाई की। उसने पूरे घर में हाथ से झाड़ू पोछा किया और घर में मेन चौखट पर नींबू मिर्ची की माला बनाकर लटका दी, जिसे देख वाह बहू, तेरे कामों को देख मुझे अपने सारे किए काम याद आ जाते हैं। जब मैं नई नई शादी होकर ससुराल आई थी तब मैं भी बिल्कुल तेरी तरह ही काम किया करती थी। ये तो मेरा सौभाग्य है दादी माँ जी। बहू, पूजा के लिए मैंने तेरे लिए खास पोशाक रखी हुई, मैं चाहती हूँ कि तू उसे ही पहनकर पूजा में शामिल हो। ये कहकर वृंदा सौदामिनी को अपने साथ कमरे में लेकर गई और फिर अलमारी से उसने एक भारी कढ़ी हुई साड़ी दी। ये साड़ी मेरी सास ने मुझे दी थी, लेकिन मुझे ऐसी बहू नहीं मिली जिसे मैं ये साड़ी दे सकूं, इसलिए मैं आज ये तुझे देना चाहती हूँ। तुझसे ज्यादा अच्छा हकदार इस साड़ी का नहीं मिल सकता, ख्याल रखना इसका। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे बिना मांगे इतना सब कुछ मिल रहा है। मैं इस साड़ी को हमेशा अपने पास रखूंगी। और हाँ, तुझे अब घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सर पर पल्लू रख लेना। इसके बाद शाम को पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें सृष्टि ने एक मॉडर्न स्टाइलिश गाउन पहना, जिसे घर आए सभी मेहमान बात करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सौदामिनी अपनी सास की दी हुई भारी साड़ी पहनकर नीचे आई। लोगों को उस साड़ी की कारीगरी देखकर ही पता चल गया कि वो कोई आम साड़ी नहीं बल्कि खास पुश्तैनी साड़ी है। अरे ये तो सरला की वही छोटी बहू है जिसने अपनी शादी पर एक शानदार लहंगा पहना था, और आज इसने इतनी सुंदर साड़ी पहनी है। देखने से ये कोई आम साड़ी भी नहीं लग रही। ये क्या, इसे ये साड़ी कहाँ से मिली? जरूर माँ जी ने इसके लिए खास तौर से बनवाई होगी। ये साड़ी कोई आम साड़ी नहीं बल्कि हमारे घर की वो पुश्तैनी साड़ी है जिसे मेरी सास ने मुझे दिया था। तब फिर ये साड़ी माँ जी ने मुझे क्यों नहीं दी? मुझे आज इस साड़ी की असली हकदार मिली है और वो है मेरी बहू सौदामिनी। दादी माँ जी, आपने तो मुझे अपना कोई भी सामान नहीं दिया। जो जिस काबिल होता है उसे वैसा ही मिलता है। सभी लोगों के सामने एक बार फिर सृष्टि की बेइज्जती हो गई और अब सरला भी सौदामिनी की तरफदारी करने लगी। फिर सभी ने मिलकर पूजा की। सौदामिनी ने सभी को अपने हाथों का बना देसी घी का प्रसाद बांटा। सभी तरफ सौदामिनी की चर्चा हो रही थी। वहीं सृष्टि की चाल चले बिना ही नाकाम हो गई और इसी के साथ नई जमाने वाली बहू भी पुराने जमाने वाली बहू के साथ दो तरीका सीखकर दादी सास को खुश करने का तरीका जानती, जिससे धीरे धीरे दादी सास नई जमाने वाली बहू को भी पसंद करने लगती है।